हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास हमारी कॉम्प्लीमेंट के बारे में है। कॉम्प्लीमेंट यहाँ आपके सामने देखो, यहाँ दो वर्ड लिखे हुए हैं। स्पेलिंग दोनों की अलग अलग है, लेकिन उच्चारण जो है ना, प्रोनाउंसिएशन जो है दोनों का सेम है। अब उच्चारण सेम है तो इसका मतलब आप गलती कर सकते हो, क्योंकि यदि आपको बोला जाए कि कॉम्प्लीमेंट लिखो तो आपने ये सोचना पड़ेगा कि कौन सा कॉम्प्लीमेंट लिखें। यदि आपको अंतर का पता है तो आप गलती नहीं करोगे, तो आप पहले इसके अंतर को देखो। ठीक है, COMPLIMENT, यहाँ पर आई आया है। COMPLEMENT, आई और ई का अंतर हो गया। अब अर्थ को भी देखो, इसका मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट का मतलब प्रशंसा करना, और इस कॉम्प्लीमेंट का होता है पूरक, मतलब किसी चीज़ को पूर्ण करने वाला। यदि आपको क्या कहता है, यदि मैंने ड्रेस पहनी है, सर आपकी ड्रेस तो अच्छी लग रही है, तो मैं क्या बोलूँगा? थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। ये बोलूँ या ये? अब आपको क्लियर हो गया कौन सा वर्ड हमने बोलना चाहिए। COMPLIMENT, स्पेलिंग मिस्टेक मत कर देना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ? पूरक। सर ये बात क्लियर नहीं, पूरक का मतलब क्या है? पूरक का मतलब पूरा करने वाला। इस चीज़ के देखो अर्थ से क्लियर हो रहा है। पूरक का मतलब पूरा करने वाला शब्द। तो किसको पूरा करता है, क्या करता है, इसके पूरक का काम क्या है, आज हम इस वीडियो में सारी बातें डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपके सामने यहाँ दो सेंटेंस हैं। राम इज ए स्टूडेंट, राम किल्ड ए रावण। ठीक है, यहाँ पर आपने ये पहचानना है कि इस सेंटेंस में कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब कि सेंटेंस में नाउन, प्रोनाउन, भाई ऑब्जेक्ट के रूप में क्या क्या हुआ है। ठीक है, नाउन है, वर्ब है, या एडजेक्टिव है। ठीक है, एडवर्ब है, क्या क्या इसको पार्ट ऑफ स्पीच बोलते हैं। ठीक है, अब आपने सेंटेंस का स्ट्रक्चर आमतौर पर यही देखा होगा, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, हाँ जी यही होते हैं। अब दूसरा स्ट्रक्चर देखो जरा, सब्जेक्ट, वर्ब और कॉम्प्लीमेंट। अब नया वर्ड आपके सामने है, ऑब्जेक्ट की जगह पर यहाँ पर क्या हो सकता है? कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। अब प्रश्न हमारा यहाँ बनता है क्या कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट कब आता है और कॉम्प्लीमेंट कब आता है, या जो शब्द लिखा हुआ है उसको कब हम ऑब्जेक्ट पहचाने, कब हम उसको कॉम्प्लीमेंट जाने। ठीक है, ये आपके प्रश्न बनता है। इस प्रश्न का जवाब आप बिल्कुल चुटकियों में दोगे इस वीडियो के बाद। कैसे, देखो जरा, दो कॉन्सेप्ट हैं। यदि आपने दो कॉन्सेप्ट को ध्यान से देख लिया, समझ लिया, तो ये डाउट आपको नहीं रहेगा। फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, यदि वाक्य में मेन वर्ब के रूप में कोई लिंकिंग वर्ब हो तो उसके बाद आने वाला शब्द कॉम्प्लीमेंट कहलाता है, ना कि ऑब्जेक्ट। क्या कहा है, एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। मेन वर्ब के रूप में कोई लिंकिंग वर्ब आई है और उसके बाद लिंकिंग वर्ब के बाद वाला शब्द कॉम्प्लीमेंट कहलाता है, ना कि ऑब्जेक्ट। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, वाक्य में सब्जेक्ट के बाद कोई एक्शन वर्ब हो तो इसके बाद आने वाला शब्द ऑब्जेक्ट होता है। फिर बता देता हूं, इसी स्ट्रक्चर के आधार पर मैंने क्या बताया अभी। सब्जेक्ट के बाद वर्ब तो आई है, लेकिन वो वर्ब आखिर है क्या? लिंकिंग वर्ब है या एक्शन वर्ब है? लिंकिंग वर्ब है या एक्शन वर्ब है? इससे फर्क पड़ता है कि इसके बाद वाला वर्ड ऑब्जेक्ट कहलाएगा या कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। ठीक है, यदि सब्जेक्ट के बाद वर्ब हमारी आई है लिंकिंग वर्ब, एल मतलब लिंकिंग वर्ब, तो बाद वाला जो वर्ड है वो क्या कहलाएगा, क्या बन जाएगा? कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, फर्स्ट कॉन्सेप्ट के अनुसार लिख देता हूं मैं। ये तो आपको बताने के लिए लिखा हुआ था कि इसके बाद दो वर्ड आ सकते हैं हमारे। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या आया? लिंकिंग वर्ब, तो बाद वाला वर्ड क्या बनेगा? कॉम्प्लीमेंट। क्या बनेगा? कॉम्प्लीमेंट बनेगा। ठीक है, दूसरी बात क्या कहते हैं, यदि सब्जेक्ट के बाद जो हमारी जो वर्ब आई हो, कैसी आई हो? एक्शन वर्ब आई हो। कैसी वर्ब आई हो? एक्शन वर्ब आई हो, तो इसके बाद वाला वर्ड क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट कहलाएगा। क्लियर हो गया? बिल्कुल आसान से कॉन्सेप्ट है दोनों ही, दोनों को मैंने एक साथ बता दिया। सब्जेक्ट प्लस लिंकिंग वर्ब, उस बाद वाला वर्ड कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट प्लस एक्शन वर्ब और बाद वाला जो वर्ड है वो क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, अब पहले लिंकिंग वर्ब को देख लेते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ लिंकिंग वर्ब का जिक्र हो चुका है। तो लिंकिंग वर्ब आखिर कौन कौन सी होती हैं? देखो, बी का कोई भी रूप, बी का कोई भी रूप, इज, एम आर, वाज या वर,
बी, बीन या बीइंग। हम बीइंग को हटा देंगे, बी के 8 रूप होते हैं, इनमें से बीइंग को हटा देंगे क्योंकि ये जो है ना मेन वर्ब नहीं बनते, ठीक है। लिंकिंग वर्ब जो मेन वर्ब भी बनती है, ठीक है। लिंकिंग वर्ब होगी ना सेंटेंस में, वो मेन वर्ब का भी काम करते हैं। मेन वर्ब क्यों? क्योंकि ना उसके बाद कोई दूसरी वर्ब होगी ही नहीं। यदि कोई दूसरी वर्ब है तो मेन वर्ब नहीं, वो क्या बन जाएगी? हेल्पिंग वर्ब बन जाएगी, ठीक है। ये हम और थोड़ा क्लियर कर दूंगा इस बात को आगे। तो पहले आप इतना समझ लो कि बी का कोई भी रूप इज, एम, आर, वाज, वर या बी या बीन अकेले आए हैं, अकेले आए हैं, तो इसका मतलब वो क्या है? वो मेन वर्ब भी है और लिंकिंग वर्ब भी है। तो इसके बाद वाला वर्ड हमारा क्या बनेगा? कॉम्प्लीमेंट बनेगा, ठीक है। तो लिंकिंग वर्ब है, इनमें से कोई भी वर्ड आया है हमारा, कोई भी वर्ब आई है, बाद वाला वर्ड कॉम्प्लीमेंट। इसके अलावा लिंकिंग वर्ब कौन कौन सी हो सकती हैं? जैसे बिकम, गेट, रिमेन, सीम, अपीयर, लुक, स्मेल, टेस्ट, साउंड, फील और गो एक्सेट्रा। ये वर्ब भी हों, उनके बाद वाला जो शब्द है वो क्या कहलाएगा? कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा, ठीक है। अब ये सेंटेंस और ये सेंटेंस, इन दोनों में आपने ये छांटना है कि वर्ब के बाद पहले तो ये देखना आपने कि वर्ब हमारी कैसी है, लिंकिंग वर्ब है या एक्शन वर्ब है, ठीक है। राम सब्जेक्ट, ठीक है, आसानी से पहचान सकते हैं, हाँ जी सब्जेक्ट है ये। चलो थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, ये राम क्या है? सब्जेक्ट, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन जो है हमारे सब्जेक्ट बन सकते हैं या ऑब्जेक्ट बन सकते हैं, ठीक है। तो राम एक नाउन है और नाउन हमारे यहाँ पर एक सब्जेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ बताओ इज, इज यहाँ पर बी का रूप है, इज, एम, आर, वाज, वर, अभी मैंने आपको बताया इज बी का रूप है। अब बी का जो रूप है ये बताओ कि ये लिंकिंग वर्ब है या एक्शन वर्ब है। देखो इज, एम, आर, वाज, वर जब अकेली आई है ना, इसका मतलब वो मेन वर्ब है और लिंक करने का काम कर रही है, और ये फिर कैसी वर्ब हुई? लिंकिंग वर्ब हुई। कैसी वर्ब है? लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब के बाद आने वाला शब्द, लिंकिंग वर्ब के बाद आने वाला शब्द ऑब्जेक्ट का हो गया कॉम्प्लीमेंट। अब गलती नहीं करोगे, क्या बन गया ये? कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। क्या बन गया? कॉम्प्लीमेंट, ठीक। दूसरा वर्ड देखो, दूसरा सेंटेंस और देखो, राम किल्ड रावण, राम सब्जेक्ट, ठीक है, किल्ड लिंकिंग वर्ब या एक्शन वर्ब? भाई एक्शन वर्ब क्या होती है? अरे कोई एक्शन होता है जिसमें लिखना, पढ़ना, खाना, पीना, दौड़ना, कूदना, सारे के सारे एक्शन ही तो हैं। एक्शन का मतलब आपने कोई भी कार्य किया हुआ एक्शन ही होता है। जब वर्ब के रूप में कोई एक्शन वर्ब आई है, उसके बाद वाला जो वर्ड है वो कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट? बताओ जल्दी, सोचो, सोचना क्या है? ऑब्जेक्ट ही होगा। क्यों? एक्शन वर्ब प्लस वर्ड कोई भी ऑब्जेक्ट ही बनेगा। तो राम सब्जेक्ट, किल्ड कैसी वर्ब? एक्शन वर्ब, और रावण फिर क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। बिल्कुल, हाँ जी ऑब्जेक्ट हुआ। वेरी गुड, क्लियर। अब आप ये सेंटेंस भी आसानी से कर सकते हैं। चलो मैं थोड़ी सी आपकी हेल्प कर देता हूँ। बताओ जरा, सी सब्जेक्ट, ठीक है जी, इज हेल्पिंग वर्ब है या लिंकिंग वर्ब है? कैसी वर्ब है? अब ये बताओ जरा, हेल्पिंग वर्ब लिंकिंग वर्ब में अंतर क्या हुआ? देखो, जब भी बी का रूप अकेला आता है तो वो मेन वर्ब है, हाँ जी मेन वर्ब है। अब इसके बाद कोई वर्ब दूसरी आई ही नहीं तो ये लिंक करने का काम भी कर रहा है, तो लिंकिंग वर्ब है। तो ये क्या कहलाएगी? लिंकिंग वर्ब। सी सब्जेक्ट हुआ, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था ना, सब्जेक्ट के रूप में नाउन भी आ सकता है, प्रोनाउन भी आ सकता है। तो यहाँ तो क्या था? नाउन आया है और यहाँ प्रोनाउन आया है। तो सी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब देखो, लिंकिंग वर्ब है जी। उसके बाद वाला वर्ड बताओ, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट? बिल्कुल जी, कॉम्प्लीमेंट हुआ। क्या हुआ? कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। वेरी गुड। और आगे देखो, ही वॉज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ही सब्जेक्ट, वॉज लिंकिंग वर्ब या एक्शन वर्ब? लिंकिंग वर्ब, ठीक है। और स्टूडेंट क्या है? नाउन है, ठीक है जी, नाउन है। ये बात क्लियर होगी जी, नाउन है। लेकिन ये जो नाउन है ये हमारा ऑब्जेक्ट कहलाएगा या
कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। हमने इसी पर ध्यान रखना है। देखो नाउन से पहले एडजेक्टिव आया है, एडजेक्टिव आया है ना, ठीक है जी, एडजेक्टिव आया है। अब मुझे ये बताओ कि कोई एक्शन वर्ब है ये वाज? नहीं जी, एक्शन वर्ब नहीं है। तो एक्शन वर्ब नहीं है तो इसके बाद वाला जो सारे के सारे जो वर्ड हमारे क्या कहलाएंगे, वो इसके कॉम्प्लीमेंट कहलाएंगे। क्या होंगे ये? कॉम्प्लीमेंट कहलाएंगे, ठीक है। राम सीम्स सैड, सीम, अब ये देखो वर्ब इनमें से भी तो आ सकती हैं, ये तो बी का रूप आएगा ही, इसके अलावा इनमें से वर्ब भी कोई भी आ सकती है। तो यहाँ पर वर्ब आपको याद करने पड़ेंगे थोड़े से, बिकम है, गेट है, रिमेन है, सीम है, 2-4 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएंगी। तो सीम के बाद सैड वर्ड को आपने बताना है कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट। ये तो जी कॉम्प्लीमेंट हुआ, ठीक है जी, कॉम्प्लीमेंट हुआ। वी आर प्लेइंग क्रिकेट, आर, अब देखो इज एम आर आया है दिमाग में तुरंत, हाँ जी, तो बी का रूप है बच्चे, बी का रूप तो है, लेकिन क्या ये अकेला आया है या इसके बाद मेन वर्ब आई है? हाँ जी, मेन वर्ब भी आई है। तो जब भी मेन वर्ब आती है, ठीक है, इसका मतलब ये एक्शन वाली वर्ब, प्लेइंग एक्शन हुआ ना, तो वी आर प्लेइंग क्रिकेट, तो यहाँ पर अकेले आर का महत्व नहीं है, इसका महत्व किसका हुआ? मेन वर्ब का। तो यहाँ पर तो हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब तो नहीं हुई ना ही लिंक करने का काम किया, क्योंकि इसके बाद तो मेन वर्ब आई है। जब भी इज एम आर वाज वर्ब के बाद मेन वर्ब आई है तो आपने ये देखना है कि ये एक्शन वर्ब हुई, और एक्शन वर्ब के बाद वाला वर्ड ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। सी हैज़ ए डॉग, अब कहोगे जी हैज़ तो ना तो कोई एक्शन वर्ब और ना ही लिंकिंग वर्ब। देखो ये हैज़ पोजीशन वाली जो वर्ब होती है हमारी, हैज़, हैव या हैड, हैज़, हैव या हैड के बाद जो भी वर्ड आता है वो क्या होता है? हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट नहीं होता, ठीक है। तो सी हैज़ ए डॉग, तो डॉग क्या है? कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ऑब्जेक्ट हुआ। क्लियर हो गया? इनको आप कर लेना, यही बातें हैं, ठीक है। वर्ब के बाद अपने एक्शन वर्ब के बाद आने वाला शब्द क्या कहलाएगा वो देखना है, ठीक है, सेकंड कॉन्सेप्ट है। फिर भी एक बार जल्दी से बता देता हूँ। सोहन वाशिज क्लोथिज, सोहन वाशिज क्या हुआ? कपड़े धोना, एक्शन हुआ ना, एक्शन वर्ब के बाद क्या है? क्लोथिज, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट? एक्शन वर्ब के बाद तो ऑब्जेक्ट ही आता है, ठीक है। द पियन रिंग्स द बेल, रिंग्स क्या? बजना, एक्शन हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ बेल, ठीक है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि वर्ब के बाद वाला जो शब्द है हमारा वो क्या कहलाएगा? कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा या ऑब्जेक्ट कहलाएगा, ठीक है। अब इसी आधार पर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। भी हमने देख लिया कॉम्प्लीमेंट तो पहचान में आपको आ गया। अब कॉम्प्लीमेंट दो प्रकार के होते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब आप कहोगे सर एक नई प्रॉब्लम आ गई, कुछ भी प्रॉब्लम तो नहीं है। जैसे आपने ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को पहचान लिया वैसा ही तो होगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को पहचान लिया। अरे ये सब्जेक्ट के बारे में तो जानकारी दे रहा शब्द है। चलो इससे पहले मैं एक बात और बता देता हूँ आपको। हो सकता है कि लिंकिंग वर्ब और मेन वर्ब वाली बात आपको क्लियर ना हुई हो, इसलिए आपने एक बात और ध्यान रखनी है। क्या बात ध्यान रखनी है? देखो ज़रा मैं उसी सेंटेंस को एक बार लिख देता हूँ। जैसे मैं लिखे यहाँ पर, राम इज़ ए स्टूडेंट। चलो एक बार और दूसरे तरीके से देख लेते हैं। अब आपने ये तो देख लिया कि राम क्या है? एक सब्जेक्ट है, ठीक है जी, सब्जेक्ट है। अब मुझे ये बताओ ज़रा, हमने ये देखना है कि ये हमारा आखिर ये ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट है। इसके लिए आपने क्या ध्यान रखना है कि जो हमारा सब्जेक्ट है और इसके वर्ब के बाद आने वाला वर्ड है, क्या ये दोनों इक्वल हैं, बराबर हैं? मैं लिख देता हूँ एक बार, राम इज इक्वल टू स्टूडेंट, ठीक है। मुझे ये बताओ कि राम ही स्टूडेंट है? हाँ जी, राम ही स्टूडेंट है, राम के बारे में बताया गया है। क्या स्टूडेंट ही राम है? हाँ जी, जो स्टूडेंट है वही तो राम है, और राम ही तो क्या है? एक स्टूडेंट है। इसका मतलब दोनों बराबर हैं। जब दोनों ही बराबर हैं, सब्जेक्ट और ये वाला जो नाउन है हमारा, दोनों बराबर हैं, तो हमारा ये वर्ड क्या कहलाएगा? ये कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सब्जेक्ट और ये नाउन दोनों बराबर हैं तो ये वर्ड कॉम्प्लीमेंट हुआ। ये बराबर नहीं है तो ऑब्जेक्ट हुआ, ठीक है। सब्जेक्ट नॉट इज इक्वल टू बाद में आने वाला जो हमारा नाउन या जो प्रोनाउन है, ये दोनों बराबर नहीं हैं
तो ये वर्ड क्या कहलाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट कहलाएगा। कैसे, इसी सेंटेंस को देखो, राम किल्ड रावण, राम किल्ड रावण। अब मुझे बताओ भाई, राम और क्या रावण दोनों बराबर हैं? राम ही रावण है? नहीं कहोगे, नहीं ये तो ऐसा नहीं है। राम अलग व्यक्ति हुआ, रावण अलग व्यक्ति हुआ, क्या रावण ही राम है? ना जी, बराबर नहीं। इसका मतलब सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब के बाद आने वाला हमारा जो नाउन या जो प्रोनाउन यहाँ लगा है, क्या वो बराबर है? नहीं, बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। इसका मतलब रावण क्या है, ये ऑब्जेक्ट हुआ। ये बात तो हमने देखी अभी, कॉम्प्लीमेंट और ये ऑब्जेक्ट सेम तो बात हो रही है। इसका मतलब हम कॉम्प्लीमेंट को पहचानने के आपके सामने आप दो तरीके हो गए। क्या, या तो ये देख लो कि लिंकिंग वर्ब आई है, लिंकिंग वर्ब आई है, उसके बाद जो शब्द आया है तो क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट। एक्शन वर्ब आई है तो उसके बाद वाला वर्ड क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट। या दूसरा तरीका क्या है, सब्जेक्ट और उसके बाद आने वाले वर्ब के बाद आने वाला जो नाउन या प्रोनाउन है, क्या इक्वल है? इक्वल है तो कॉम्प्लीमेंट होगा, इक्वल नहीं है तो ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, अब बात आती है हमारी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की। आखिर ये होते क्या है भाई? वह शब्द जो सब्जेक्ट के बारे में अतिरिक्त जानकारी देता है उसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे, वह शब्द जो ऑब्जेक्ट के बारे में अतिरिक्त जानकारी देता है तो उसको ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आपको पहचानना है, ये मैंने आपको तरीका बता ही दिया। अब ऑब्जेक्ट को भी देखेंगे, पहले ही सेंटेंस में हम देखेंगे कि कहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है और कहाँ पर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ये तो बिल्कुल आसानी से आपको पहचान में आ ही गया होगा कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है तो वो किस तरह का है और किस तरह का नहीं है। देखो जरा सेंटेंस में, रमन इज ए गुड स्टूडेंट। इज दो तरीके से मैंने आपको बताया था। पहले तो हम यहाँ देखेंगे ये वर्ब जो आई है वो लिंकिंग वर्ब या एक्शन वर्ब। हाँ जी, इज तो लिंकिंग वर्ब है। क्यों लिंकिंग वर्ब है? क्योंकि बाद इसके बाद ही कोई दूसरी वर्ब आई ही नहीं। ठीक है जी, आई नहीं है, इसका मतलब ये कैसी वर्ब होगी, हमारी लिंकिंग वर्ब हुई। लिंकिंग वर्ब है तो इसके बाद आने वाले जो शब्द है वो क्या कहलाएंगे, हमारा कॉम्प्लीमेंट कहलाएंगे। हाँ जी, कॉम्प्लीमेंट तक तो बात क्लियर हो गई। अब हमने ये पहचानना है जी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। अरे ये रमन क्या है, सब्जेक्ट है। हाँ जी, सब्जेक्ट है, यहाँ भी पता लग गया हमें। अब सब्जेक्ट के बारे में तो बताया गया है। अरे रमन है क्या, रमन एक स्टूडेंट है। हाँ जी, स्टूडेंट है, तो इसका मतलब सब्जेक्ट के बारे में ही तो जानकारी दी गई है भाई। सब्जेक्ट के बारे में ही तो बताया गया है, रमन कैसा है, एक गुड स्टूडेंट है। अब सब्जेक्ट के बारे में जानकारी देने वाला शब्द आया है तो उसको क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोल देंगे। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट के बारे में जानकारी देगा उसको ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। अब एक बात और ध्यान रखनी है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के लिए तो ऑब्जेक्ट होना आवश्यक है ना। जैसे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के लिए तो सब्जेक्ट होना आवश्यक है। जब सब्जेक्ट होगा तभी हम उसको बताएंगे ना बाद वाला वर्ड क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है या नहीं है। अब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के लिए भी तो सेंटेंस में क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, अब दूसरा सेंटेंस देखो, रमन मेड मी एंग्री। रमन सब्जेक्ट, ठीक है, नाउन हुआ रमन। अब मेड वर्ब हो गई, लिंकिंग वर्ब या एक्शन वर्ब। देखो लिंकिंग वर्ब मैंने आपको यहाँ बताई हुई है, ये लिंकिंग वर्ब बी का कोई भी रूप आएगा लिंकिंग वर्ब बनेगा जो अकेला आता है सेंटेंस में। इसके अलावा ये वर्ब यहाँ पे लिखी हुई है वो भी आपको ध्यान रखनी है। अब मेड एक्शन वर्ब है, ही मेड मी एंग्री। अब मुझे बताओ जरा, ये जो मी वर्ड है ये वर्ब तो अपना पता लगा एक्शन वर्ब है। हाँ जी, एक्शन वर्ब है। अब जैसी एक्शन वर्ब आ गई तो इसके बाद वाला शब्द जो हमारा शब्द है वो क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। हाँ जी, ऑब्जेक्ट बनेगा, क्योंकि हमने समझा अभी। तो रमन मेड मी एंग्री। चलो, क्या ये सारे का सारा जो वर्ड है ये ऑब्जेक्ट है? नहीं, सारे का सारा ऑब्जेक्ट नहीं है भाई। ऑब्जेक्ट ये हुआ ना जो इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो रमन मेड मी, रमन ने मुझे बनाया। क्या बनाया भाई, उसके बारे में और जानकारी देने वाला शब्द क्या है। यहाँ तक यदि हम सेंटेंस को लिख देते हैं, सपोज को आपने यहाँ तक लिख दिया सेंटेंस को, रमन मेड मी, रमन ने मुझे बनाया। क्या बनाया भाई, क्लियर नहीं हुआ ना अर्थ। इसका मतलब हमें कुछ न कुछ ऐसा शब्द लिखना पड़ेगा जो इस ऑब्जेक्ट के अर्थ को पूरा करे, और जो ऑब्जेक्ट के अर्थ को पूरा करेगा इसका मतलब ऑब्जेक्ट के बारे में अतिरिक्त जानकारी दे रहा है, और अतिरिक्त जानकारी देने वाला शब्द ही क्या कहलाता है, उस ऑब्जेक्ट के बारे में अतिरिक्त जानकारी देने वाला शब्द ही तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा, है ना। तो ये इस ऑब्जेक्ट के बारे में जानकारी दे रहा है, इसका मतलब ये क्या हुआ, ये कॉम्प्लीमेंट हुआ। किसके बारे में दे रहा है, ऑब्जेक्ट के बारे में, इसलिए क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट
कॉम्प्लीमेंट। ये सब्जेक्ट के बारे में जानकारी दे रहा था इसलिए हो गया सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या ये रमन के बारे में जानकारी दे रहा है? यह इक्वल करके देख लो यदि ये बात ना क्लियर हुई हो तो रमन एंग्री, ठीक है। अब मुझे बताओ रमन और एंग्री क्या बराबर है? नहीं जी, ऐसे नहीं। हमने ये जानकारी तो इसके बारे में दी गई है, ठीक है। जानकारी थी आई के बारे में दी गई है, आई का मतलब मी, मुझे बताया गया है। तो मी के बारे में जानकारी दी गई ना भाई कि एंग्री कौन है, मी है या रमन एंग्री है। रमन ने तो मुझे एंग्री किया है, रमन एंग्री नहीं है, रमन ने तो मुझे एंग्री किया है, मी माने मुझको, ठीक है। तो रमन एंग्री नहीं है, एंग्री कौन है? मी एंग्री है ना। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट के बारे में जानकारी देने वाला शब्द ही कॉम्प्लीमेंट बनेगा। कौन सा? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सब्जेक्ट के बारे में जानकारी देता तो हम क्या यहाँ क्या लिख देते? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। लेकिन ये शब्द तो ऑब्जेक्ट के बारे में जानकारी दे रहा है इसलिए ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हुआ। आई फाउंड हिम सैड। अब जरा बताओ आई क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ जी सेंटेंस में। मैंने बताया था यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में नाउन आ सकता है, प्रोनाउन आ सकता है, ये प्रोनाउन आ गया। फाउंड वर्ब, कैसी वर्ब? एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब के बाद क्लियर हो गया। अब तो आप एक्शन वर्ब के बाद क्या आता है जी? ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है जी, ऑब्जेक्ट आता है। अब ऑब्जेक्ट के बारे में इसके बाद और शब्द आया सैड। अब मुझे बताओ भाई सैड कौन है? आई सैड है क्या? आई फाउंड हिम सैड। अरे हिम मतलब वह उदास है ना। अब ये जो सैड वर्ड है किसके बारे में बता रहा है? ही के बारे में बता रहा है ना। तो यहाँ पर सैड क्या हुआ? कॉम्प्लीमेंट हुआ, ठीक है। क्या हुआ? कॉम्प्लीमेंट। और ऑब्जेक्ट के बारे में जानकारी दे रहा है तो कैसा वर्ड हो गया ये? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब ये दोनों वर्ड क्या कहलाएंगे? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अकेला यहाँ तक आ जाता आई फाउंड हिम, हम यहाँ लिख देते, क्या क्लियर हो जाता है अर्थ? नहीं जी, क्लियर नहीं होता। अब उसको देखो अब हम इसको दूसरे सेंटेंस से और देखते हैं अंतर को, क्योंकि हो सकता है कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये बात चल रही हो कि ये एक्शन वर्ब के बाद तो ऑब्जेक्ट आता है, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट के बाद एक वर्ड और आ गया, वो कैसे बढ़ा है? देखो मैं लिखता हूँ कि ही टीचेज, दो वर्ड लिखे मैंने यहाँ पर, दो सेंटेंस लिखूँगा मैं। ही टीचेज इंग्लिश, ठीक है भाई, ही टीचेज इंग्लिश। दूसरा सेंटेंस लिखो, ही टीचेज मी इंग्लिश, ही टीचेज मी इंग्लिश, ठीक है। दो सेंटेंस आपके सामने। ही सब्जेक्ट, ठीक है भाई, टीचेज एक्शन वर्ब। अब एक्शन वर्ब के बाद वाला वर्ड ऑब्जेक्ट। कॉम्प्लीमेंट तो नहीं होगा ना, एक्शन वर्ब के बाद तो क्या आएगा? ऑब्जेक्ट ही आएगा। अब देखो जरा यहाँ सेंटेंस में, ही सब्जेक्ट टीचेज वर्ब, कैसी वर्ब? पढ़ाना। अरे एक्शन वर्ब हुआ ना, एक्शन कर रहा हूँ मैं, आपको पढ़ा रहा हूँ तो एक्शन हुआ ना। ये किसी भी कार्य को करना एक्शन होता है, ठीक है। तो पढ़ाना भी एक कार्य है, एक्शन हुआ, तो एक्शन वर्ब हो गई है। मी, अब ये बताना आपने, यहाँ पर आपके सामने दो ऑब्जेक्ट हैं। देखो ऑब्जेक्ट दो होते हैं, कौन सा? एक को बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब आप ऐसे याद कर सकते हो, डायरेक्ट का मतलब डेड ऑब्जेक्ट, ठीक है। निर्जीव को हम बोलेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और सजीव को बोलेंगे हम कैसा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। जिसके अंदर जान हो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। और डेड ऑब्जेक्ट को हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से हम जोड़ सकते हैं याद रखने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर मी आया है, ये भी ऑब्जेक्ट हुआ, ठीक है जी। इंग्लिश है, ये भी ऑब्जेक्ट हुआ। अब मुझे बताओ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा? देखो इंग्लिश लिविंग बीइंग है या नॉन लिविंग? आपको भी तो नॉन लिविंग है, इसका मतलब ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, ठीक है। और मी, अरे आपके अंदर जान है या नहीं है? हाँ जी जान है, जान है तो ये मी क्या हुआ? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट और ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को समझ गए, ठीक है। डेड ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, लिविंग बीइंग ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब बात हमारी क्या थी कि ये जो शब्द है हमारे, ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है या नहीं है, ठीक है। बात हम इस बारे में कर रहे थे, ठीक। अगर हमारा सेंटेंस यहाँ तक आ जाता है, ठीक है, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कोई सा भी आ जाए, चाहे
डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाए चाहे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाए। ही टीचेज मी, यहाँ तक भी हमारा सेंटेंस का अर्थ क्लियर हो जाता है, यहाँ तक भी सेंटेंस का हमारा अर्थ क्लियर हो जाता है। ही टीचेज मी, वह मुझे पढ़ाता है, ठीक है। चाहे यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, हमारे वाक्य का अर्थ क्लियर होना चाहिए। लेकिन जैसे हम इस शब्द को लिखते हैं आई फाउंड हिम या ही इज वेरी लेजी, इसको पहले इसको लिख देते हैं, आई फाउंड हिम, ठीक है, मैंने इसको पाया। अब यहाँ ऑब्जेक्ट तो आया है, ऑब्जेक्ट तो आया है, हमें पता लगे ये सब्जेक्ट है, ये एक्शन वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट है ये अपने अर्थ को पूरा नहीं दे रहा। आई फाउंड हिम, मैंने इसको पाया, भाई क्या करते हुए पाया, क्या कर रहा था, क्या नहीं, कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा, इसलिए हमने इसके बाद क्या देना पड़ेगा, कोई न कोई इसका एक ऐसा शब्द देना पड़ेगा जो इसके अर्थ को पूरा कर दे, ठीक है, जो इसके अर्थ को पूरा कर दे। अब इसके अर्थ को पूरा करने के लिए हमने क्या चाहिए, अब ये बात है, ये जो आगे आपको बताने वाला, मतलब आखिर ये जो कॉम्प्लीमेंट है वो कौन कौन से बन सकते हैं। अगला पॉइंट हमारा यही कहता है कॉम्प्लीमेंट कौन कौन से बन सकते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट के रूप में आप एक नाउन, एक प्रोनाउन, एक एडजेक्टिव या एडजेक्टिव, देखो यहाँ लिखा हो पूर्ण एडजेक्टिव और एक आधा एडजेक्टिव, ठीक है, इस तो थोड़ा क्लियर कर देगा मैं। ये तो आपने देख ही लिया, नाउन आ सकता है, प्रोनाउन आ सकता है। एक बार एग्जाम्पल और देख लो इसके, थोड़ा वो क्लियर हो पाएगा। रमेश इज ए फार्मर, ठीक है, रमेश सब्जेक्ट है, ठीक है जी, सब्जेक्ट हुआ। इज लिंकिंग वर्ब है, ठीक है, इज क्या है, लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि इसके बाद कोई वर्ब नहीं आई, इसका मतलब ये लिंकिंग वर्ब है। और लिंकिंग वर्ब के बाद आने वाला जो हमारा शब्द है वो क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट। नाउन आए ना, फार्मर एक नाउन है ना, किसान एक नाउन है, तो मैंने भी ये बताया है कि कॉम्प्लीमेंट के रूप में क्या आ सकता है, एक नाउन है, ठीक है। और नाउन कैसा नाउन है ये भाई, अब ये कॉम्प्लीमेंट है तो कैसा कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, साथ साथ वो भी देखे जाना। सब्जेक्ट के बारे में ही जानकारी दे रहे हैं, इसका मतलब ये कैसा कॉम्प्लीमेंट हो गया। देखो यहाँ नाउन आ सकता है, ये बात क्लियर होगी कि हमारे कॉम्प्लीमेंट के रूप में एक नाउन आ सकता है, नाउन तो आ गया, लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट कैसा है, सब्जेक्ट के बारे में जानकारी दे रहा है, इसलिए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। रमेश इज ही, रमेश सब्जेक्ट, इज लिंकिंग वर्ब, ही अभी मैंने बताया प्रोनाउन भी आ सकता है, हाँ जी प्रोनाउन भी आ सकता है, प्रोनाउन भी आ सकता है। रमेश इज ही, आपको भी सेंटेंस थोड़ा विचित्र है जी, बिल्कुल आपको विचित्र लगता है, लेकिन ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है, ऐसा हम बिल्कुल लिख सकते हैं। हम बता क्या रहे हैं, रमेश इज ही, हाँ वह रमेश ही तो है। यदि किसी को डाउट हो वो कौन है, ये वो रमेश है ना, भाई मुझे तो थोड़ा क्लियर नहीं हो पा रहा है वो है या नहीं, हाँ वो रमेश ही है, इसका मतलब हम उसके ऊपर थोड़ा सा दबाव मतलब जोर से बता रहे हैं कि हाँ वो रमेश, वह लड़का जो खड़ा हुआ है, वह व्यक्ति जो खड़ा हुआ वो रमेश ही है। तो हम यहाँ पर उसी के बारे में तो बता रहे हैं। अरे जब क्लियर ना हो तो आप दोनों को इक्वल करके देख लो, आप क्या कर लो, दोनों को बराबर रख कर देख लो। सेंटेंस हमारा क्या है, रमेश इज ही, ठीक है, रमेश इज ही। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था, इक्वल है या नहीं ये देख लो, सब्जेक्ट है ये, हाँ जी सब्जेक्ट है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट है, ये देखना हमने, ठीक है, ये ही ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट है। अब देखो इज क्या है, लिंकिंग वर्ब है। अब लिंकिंग वर्ब है, मैंने कहा था सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट इज इक्वल टू लिखते हैं, सब्जेक्ट बराबर है ये बाद वाला वर्ड हमारा क्या है, नाउन या प्रोनाउन, कोई भी हो सकता है, नाउन भी आ सकता है, यहाँ पर प्रोनाउन भी आ सकता है। क्या मुझे बताओ कि रमेश ही है, ये ही रमेश है, हाँ जी रमेश को ही बोला, अरे ही रमेश है, देखा इक्वल है, बराबर है। ये जो बराबर है दोनों ही सब्जेक्ट और ये बाद में आने वाला नाउन या प्रोनाउन बराबर है, तो इसका मतलब ये हमारा क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है, क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट हुआ। और कॉम्प्लीमेंट भी कैसा हुआ, सब्जेक्ट के बारे में जानकारी देने वाला है तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। तो रमेश इज ही, तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट के रूप में प्रोनाउन भी आ सकता है, ठीक है। अगली बात देखो, एडजेक्टिव मतलब बिना, पूर्ण एडजेक्टिव, पूर्ण एडजेक्टिव का मतलब बिना नाउन के, बिना नाउन का मतलब क्या कि उसके बाद, ठीक है, कोई नाउन आया है नहीं हो। देखो नाउन एडजेक्टिव की क्या विशेषता होती है, उसको एक नाउन कोई हो ना,
नाउन से पहले कोई भी शब्द आ जाए, जिसे मैं कहता हूं राम इज ए गुड स्टूडेंट, ये सेंटेंस मैंने लिखा। स्टूडेंट क्या है? नाउन है, और नाउन से पहले जो भी शब्द आ जाए वो हमारा क्या कहलाता है कि एडजेक्टिव कहलाता है। क्या होता है? एडजेक्टिव। तो गुड यहाँ पर क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ। ठीक है, तो अकेला भी आ सकता है ना, ये ऐसे भी लिख सकते हैं, राम इज इंटेलिजेंट। ठीक है, राम इज इंटेलिजेंट, तो अकेला आया है। ठीक है, INTELL है, ये ध्यान से लिखना, INTELLIGENT। तो ये इसके बाद तो कोई नाउन नहीं आया, तो ये भी एडजेक्टिव हुआ। ठीक है, देखो अब जरूर तीसरी बात और चौथी बात दोनों का अंतर देख लो। पूर्ण एडजेक्टिव का मतलब बिना नाउन के, यहाँ कोई भी नाउन नहीं आया, इसके बाद कोई नाउन नहीं आया। जब भी लिंकिंग वर्ब के बाद कोई एडजेक्टिव आता है तो 100% मतलब 100% ये क्या होगा? ये कॉम्प्लीमेंट होगा। क्या होगा? ये कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, फिर देख लो, लिंकिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव आया है तो 100% वो शब्द कॉम्प्लीमेंट ही होगा, ऑब्जेक्ट नहीं होगा। ठीक है, दूसरी बात, अब एडजेक्टिव के बाद देखो यहाँ पर इसको आधा क्यों बोला? एडजेक्टिव को नाउन से आगे आएगा। ये जब कोई भी हमारा एडजेक्टिव नाउन से पहले आता है उसको कैसा एडजेक्टिव बोलते हैं? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। कैसा एडजेक्टिव? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, तो ये देखो नाउन था स्टूडेंट, और नाउन से पहले ये गुड क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है, तो इस गुड को क्या बोलेंगे? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ठीक है, अब ये जो शब्द हैं ये दोनों के दोनों, ये एडजेक्टिव और ये जो नाउन है, ये दोनों भी क्या रहेंगे? कॉम्प्लीमेंट रहेंगे। क्या रहेंगे? कॉम्प्लीमेंट रहेंगे। ठीक है, COMPLEMENT स्पेलिंग का ध्यान रखना। ठीक है, ये क्या हुआ? राम इज ए गुड स्टूडेंट, तो पूरा का पूरा क्या है? ये हमारा कॉम्प्लीमेंट हुआ। ठीक है, और सब्जेक्ट के बारे में जानकारी दे रहा है, इसलिए क्या होगा? ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हुआ। ठीक है, क्लियर होगा? इसी तरह से आप छाट सकते हैं इनमें से कि भाई हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। एक बात और देख लेना, आप ये 2-3 सेंटेंस आप कर सकते हैं। ठीक है, नोट देखो, ये जरा इंपॉर्टेंट है। जब भी प्रोनाउन एक कॉम्प्लीमेंट के रूप में बनता है तो वो उसका ऑब्जेक्टिव केस नहीं बल्कि सब्जेक्टिव केस का प्रयोग हमें करना चाहिए। इसको जरा ध्यान से समझो, क्या कहा है? अभी देखो यहाँ दूसरे पॉइंट भी बताया था कि कॉम्प्लीमेंट के रूप में एक प्रोनाउन का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन वो जो कॉम्प्लीमेंट है हमारा, वो जो प्रोनाउन है हमारा, कॉम्प्लीमेंट के रूप में हम प्रयोग तो कर सकते हैं, लेकिन उसका सब्जेक्टिव केस होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस नहीं होना चाहिए। कैसे? सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस देखो जरा एक बार, जिसे हम लिखे हैं आई, माई और मी। ठीक है, ही, हिज और हिम, सी, हर, हर। ठीक है, वी, यहाँ रहेगा था वी आर, अस। ये जो शब्द हमारे, ये जो हमारे क्या होते हैं? सब्जेक्ट बन सकते हैं, इनको सब्जेक्टिव केस बोलते हैं। और ये जो हमारे केवल ऑब्जेक्ट बन सकते हैं, इनको ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं। तो यहाँ जो बताया गया वो क्या है कि कॉम्प्लीमेंट के रूप में आप इसका प्रयोग करोगे सब्जेक्टिव केस का, ना कि इस ऑब्जेक्टिव केस का। ठीक है, कैसे? आपको एक सेंटेंस आपने हमेशा शायद हो सकता आपने गलत भी बोला हो। कैसे? यदि कोई दरवाजा खटखटा रहा है, अरे कौन है दरवाजे पर? आप क्या बोलते हैं? मैं हूं। तो इंग्लिश में क्या बोलोगे? इट्स मी। आप क्या बोलते हो? इट्स मी या इट इज मी। ये मैं हूं। सेंटेंस सही है? बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्यों सही नहीं है? यहां देखो, इज क्या है? लिंकिंग वर्ब है। अगर लिंकिंग वर्ब है तो लिंकिंग वर्ब के बाद आने वाला जो शब्द है वो देखो नाउन है या प्रोनाउन है? ये प्रोनाउन है। ये तो यदि ये प्रोनाउन है तो ये ऑब्जेक्टिव केस में आएगा या सब्जेक्टिव केस में? यदि सब्जेक्टिव केस में आएगा तो इसका मतलब गलत है। तो क्या होना चाहिए? इट इज आई। ठीक है, इट इज आई। क्लियर हो गया?
अब आपके सामने ये 6 सेंटेंसेस हैं, ये आपने करने हैं। इनमें आपने छांटना है कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, आई होप एवरीथिंग विल बी क्लियर। मुझे उम्मीद है कि सब कुछ साफ बिल्कुल ठीक समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके सामने ज़रूर आऊँगा आपके कमेंट को लेकर। यदि आपको कुछ बताना है तो उसकी भी मैं वीडियो बना दूंगा, लेकिन आप कमेंट जरूर किया करो ताकि मुझे थोड़ी सी प्रेरणा मिले आगे, थोड़ा और आगे बढ़ने में।